सहर्ष खुशी खुशी स्वीकारा है, स्वीकार किया है। तो बच्चों, मैं अर्चना चौधरी अपने YouTube चैनल हिंदी मास्टर क्लास विद अर्चना चौधरी में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, नई कविता के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता। इन्होंने 20 वर्ष की छोटी आयु में बड़नगर मिडिल स्कूल में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर अध्यापन कार्य के साथ पत्रकारिता तक काम किया। इन्होंने कुछ समय तक पाठ्यपुस्तकें भी लिखीं। बच्चों, गजानन माधव मुक्तिबोध जी काफ़ी लंबे समय तक आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहे। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी आदि। इनका निधन 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुआ। बच्चों, गजानन माधव मुक्तिबोध सामान्यतः अपनी लंबी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविता लिखी है, उसमें से सहर्ष स्वीकारा है जो भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह में संकलित है। तो बच्चों, आज हम मुक्तिबोध जी की कविता, एक लघु कविता सहर्ष स्वीकारा है का भावार्थ समझेंगे। तो बच्चों, इस कविता सहर्ष स्वीकारा है के माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ बांटा है। वे कहते हैं कि उनके जीवन की समस्त कमजोरियों, उपलब्धियों में उनका अज्ञात प्रेमी सदैव उनके साथ रहा है और उनका और उनके अज्ञात प्रेमी का बहुत ही गहरा संबंध है। यह संबंध इतना गहरा है कि उन्हें लग रहा है कि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व उनके प्रेमी के प्रेम से आच्छादित हो गया है और इस आच्छादन ने कवि को कमज़ोर और असहाय बना दिया है। वह अब अपने इस अज्ञात प्रेमी को भूलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करना उनके लिए दंड के समान है, पर वह यह दंड झेलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वह जानते हैं कि इस कार्य में भी उनका प्रेमी उनका साथ अवश्य देगा और वह यह सब सहजता से कर लेंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। बच्चों, कवि ने यहाँ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि जीवन में जो कुछ भी है, जो भी है, उनके जीवन में जो भी उनकी उपलब्धियां हैं,
जो भी उनके जीवन के उतार चढ़ाव हैं, अच्छे पल और गंदे पल हैं, उन सबको उन्होंने सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि ने यह सब कुछ इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि जो उनकी अज्ञात प्रेमिका है उन्हें वो सब कुछ प्यारा है जो कवि का है, और जो हमारे प्रेमी को प्रिय होता है वह स्वतः ही हमें भी प्रिय हो जाता है। गर्बीली गरीबी यह, गर्बीली मतलब स्वाभिमानी, गरीबी यह, यहाँ पर कवि अपने उस समय के बारे में बता रहे हैं जब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, पर तब भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो गरीबी वाले दिन थे उन्हें भी गर्व के साथ जिया, पूरे स्वाभिमान के साथ जिया। कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि वो गरीबी के दिन व्यतीत कर रहे हैं। ये गंभीर अनुभव सब, और जो उस समय के गंभीर अनुभव थे वे भी उनके साथ हैं। यह विचार वैभव सब, वैभव संपन्नता का प्रतीक है। यहाँ पर विचार वैभव आया है जो उच्च विचारों का प्रतीक है। वो कह रहे हैं कि उन दिनों में जो उनके विचार उच्च स्तरीय विचार थे, दृढ़ता यह, और जो उनकी बाहरी दृढ़ता है मतलब बाहरी मजबूती है, और भीतर की सरिता जो उनके भावों की तरलता है। सरिता मतलब बहता हुआ पानी, नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो कह रहे हैं कि जो उनके मन के अंदर जो भाव हैं उनकी तरलता है। यह अभिनव सब, ये जो सब के सब हैं वो क्या हैं? अभिनव मतलब नवीन हैं, मौलिक है, नवीन के साथ साथ वो मौलिक है। मौलिक मतलब स्वनिर्मित, जो कवि ने स्वयं के अनुभव के आधार पर ही अर्जित किए हैं, इसलिए कवि उनको मौलिक कह रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ गर्वीली गरीबी अनुभव, जो गरीबी से अनुभव प्राप्त हुए, उस समय जो उनके उच्च विचार हो गए, जो गरीबी ने उनको मजबूती प्रदान की, जो उनके मन के अंदर भाव थे, वो सब कुछ उनके लिए नए थे और इन सब ने उनको मौलिकता प्रदान की। वो उनके स्वनिर्मित थे और वो मौलिक थे, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कह रहे हैं कि जीवन के पल पल में घटित होने वाली जो स्थितियां हैं वो सब क्या हैं? चेतनाशील हैं। जागृत मतलब चेतनाशील हैं, और ये सब कुछ जो है वो उनके प्रिय की संवेदना से जुड़ी हुई है, इसलिए उन्हें प्रिय हैं। यहाँ पर कवि अपने प्रिय की संवेदना के कारण उन सभी स्थितियों को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वह उनकी प्रिया की संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि अपने प्रिय के साथ स्वयं के संबंधों को बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा और मेरा जो संबंध है वो कैसा है, ये नाता कैसा है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन हाँ, यह सच है कि मैं इसको महसूस करता हूँ, अपने दिल से महसूस करता हूँ। जितना भी उडेलता हूँ, उडेलता मतलब बाहर निकालना, भर भर फिर आता है। कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा प्रेम भाव है कि मैं जितना वह प्रेम, वह स्नेह तुम पर न्योछावर करता हूँ, वह तुरंत फिर से मेरा हृदय जो है उतने ही प्रेम से भर जाता है, वह प्रेम से भरा हुआ है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अब कवि स्वयं से ही प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा जो हृदय है वह क्या झरना है, झरना जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। तो यहाँ पर कवि अपने हृदय में प्रेम रूपी झरने की बात कह रहे हैं जो हमेशा भरा ही रहता है। मीठे पानी का सोता है, या कोई मेरे हृदय में मीठे पानी का स्रोत है, स्रोत जिसका पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता,
तो कवि कह रहे हैं कि मेरा हृदय है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। क्या वह झरना है या मीठे पानी का स्रोत है जो कभी खाली ही नहीं हो रहा है। तो कवि किस झरने और किस मीठे पानी की चर्चा कर रहे हैं? वह प्रेम रूपी झरने और प्रेम रूपी स्रोत की चर्चा कर रहे हैं। भीतर वह, ऊपर तुम। कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो है वो प्रेम ही प्रेम है। कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो है वो प्रेम भरा हुआ है, ऊपर तुम, और बाहर से मुझे तुम्हारा खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है जिसने मुझे ढक लिया है। मुस्काता चांद जियो धरती पर रात भर। जिस प्रकार रात भर जो चांद है वो आसमान में चमकता है और धरती पर अपनी शीतलता बिखेरता रहता है। जो चांद है वो मुस्कुराता हुआ धरती पर अपनी शीतलता बिखेरता है, उसी प्रकार मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता यह चेहरा है। उसी प्रकार हे प्रिय, जो तुम हो, जो तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वह उसने मेरे पूरे व्यक्तित्व को क्या कर लिया है? आच्छादित कर लिया है। पूरे व्यक्तित्व को उसने घेर लिया है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पा लूँ मैं, झेलूँ मैं, उसी में नहा लूँ मैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। देखो बच्चों, इससे पहले वाले पद्यांश में कवि ने बताया था हमें कि उनका जो स्वयं का व्यक्तित्व है वो अपनी प्रिया के आत्मीयता और कोमल भावनाओं से आच्छादित हो गया है। और इस काव्यांश में कवि अपनी प्रिया की आत्मीयता और पूर्ण समर्पित जो कोमल भावनाएं हैं उनसे इतना ज़्यादा व्याकुल हो गए हैं कि वह स्वयं को उसका उचित पात्र नहीं समझते और वह अपनी प्रिया से निवेदन कर रहे हैं कि वह उसे दंड दे। क्या दंड चाहते हैं अपनी प्रिया से? कि वह उसे भूल जाए। किसको? अपनी प्रिया को भूल जाए। और वह अपनी प्रिया से कह रहे हैं कि मुझे भूल जाने का दंड दो। दक्षिण ध्रुवी अंधकार। बच्चों, दक्षिण ध्रुव वह जगह है जहाँ पर 6 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जिस कारण वहाँ घना अंधेरा रहता है। अमावस्या मतलब काली रात, जब धरती में अंधकार छाया रहता है। तो कवि अमावस्या के अंधेरे में चले जाना चाहते हैं। अब ये अमावस्या का अंधेरा उन्हें कहाँ मिलेगा? दक्षिण ध्रुव में मिलेगा। तो कवि जो है दक्षिण ध्रुव पर अनिश्चित समय के लिए चले जाना चाहते हैं। क्यों? ताकि जो वहाँ का घना अंधकार है उसमें उसको कवि आत्मसात कर ले। किस में आत्मसात कर ले? स्वयं में, अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने अंतर में। वह उसी में नहा लेना चाहते हैं। मतलब तात्पर्य यह है कि कवि स्वयं को अंधकार के साथ विलीन कर लेना चाहते हैं और अंधकार को स्वयं में विलीन कर लेना चाहते हैं, ताकि वह कुछ समय तक जो उनके मन के अंदर ग्लानि है कि वह अपनी प्रिय के लिए उचित पात्र नहीं है, वह उससे दूर जा सके। कवि अपनी प्रिया को उसके प्रेम के बदले, उसकी आत्मीयता के बदले कुछ नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारण वह दक्षिण ध्रुवी अंधकार में चले जाना चाहते हैं वहाँ से, ताकि वो वहाँ से लौटकर ना आ सके। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि उनकी जो प्रिया है उसकी आत्मीयता ने उन्हें चारों ओर से आच्छादित कर दिया है। परिवेष्टित मतलब चारों ओर से, मतलब उनकी प्रिया का स्नेह और आत्मीयता है, उससे कवि का व्यक्तित्व सराबोर हो गया है। रहने का रमणीय उजेला अब,
उजेला मतलब प्रकाश, रमणीय मतलब सुंदर। जो अज्ञात प्रेमिका का स्नेह आत्मीयता है, उससे उनका जो व्यक्तित्व है वह बहुत सुंदर और प्रकाशमय हो गया है और अब सहा नहीं जाता है। कवि से इतना ज़्यादा प्रकाश जो है वह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अब वह उसको वो बर्दाश्त करने में अपने आप को अक्षम मान रहे हैं, सक्षम नहीं मान पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब प्रेमिका का इतना ज़्यादा स्नेह, प्रेम, आत्मीयता उनकी बर्दाश्त से बाहर है। अब वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि कह रहे हैं कि जो उनकी अज्ञात प्रिया का प्रेम है, उसका स्नेह है, उसकी कोमल भावनाएं हैं, उसकी आत्मीयता है, वह बादल के रूप में अब कवि के इर्द गिर्द घूम रही है। मंडराती है मतलब इर्द गिर्द घूम रही है और यह जो प्रेम है अब कवि के हृदय को दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है। अब कवि को यह प्रेम जो है वो पीड़ित कर रहा है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह कवि कह रहे हैं अब उनकी जो आत्मा है, जो पहले सक्षम हुआ करती थी, अब वह क्या हो गई है, कमजोर और अक्षम हो गई है। अब उनमें कठिनाइयाँ सहन करने की क्षमता नहीं है। छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है। भवितव्यता मतलब भविष्य की आशंका। कवि कह रहे हैं कि अब जो भविष्य की आशंका है वो उन्हें डरा रही है और उनको छटपटाहट का अनुभव करा रही है। अब वो उनका जो हृदय है वो छटपटा रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भविष्य में अब उनके साथ क्या होगा। अब वह डरे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। बहलाती मतलब प्रसन्न करती, सहलाती दर्द कम करती और आत्मीयता जो अपनापन है, बर्दाश्त सहन। कवि कह रहे हैं कि जो उनकी प्रिया की प्रसन्नता है, जिससे कवि अभी तक प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसकी प्रिया प्रसन्न थी तो कवि प्रसन्न रहता था। अब वो प्रसन्नता जो है, जो प्रिया का उसके दर्द को कम करने का जो एहसास था और जो प्रिया का अपनापन था, वह अब कवि से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब जो कवि जो उसकी प्रिया की घनिष्ठता, कोमलता, स्नेह, आत्मीयता थी, वो अब कवि कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जो आज तक जो वो कठोर मजबूत हर एक परेशानी को सहन करने वाला व्यक्तित्व का व्यक्ति था, अब वह अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है और अब वह इन्हीं सभी कारणों से अब वह अपनी प्रिया से दूर जाना चाह रहा है। दक्षिणी ध्रुव के समान अंधेरे में खो जाना चाह रहा है और स्वयं को उसमें विलीन कर लेना चाह रहा है और वह अपनी प्रिया की ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर निकलना चाह रहा है। बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में जो कवि हैं वह स्वयं की सोच के लिए स्वयं को दंड देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि वह स्वयं के अस्तित्व को अपनी प्रिया के अस्तित्व से अलग कर दे। बस वह अपनी इसी सोच के लिए दंड चाहते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। पाताली अंधेरे, पाताल के समान घुप अंधेरा, घना अंधेरा। गुहा, गुफा, विवरों, सुरंगों में। कवि कह रहे हैं कि वह पाताल में जितना अंधेरा होता है उतनी ही अंधकारमयी गुफा और सुरंगों में विलीन हो जाना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को विलीन कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह दंड चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि वह अपनी प्रिया से अलग हो जाएं। धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, वह बिल्कुल लापता होना चाह रहे हैं। कैसे लापता होना चाह रहे हैं? धुएं के बादलों में विलीन हो जाना चाह रहे हैं।
लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब कवि कह रहे हैं कि यदि मैं लापता भी हो गया, मैं अपने अस्तित्व को यदि अंधकार में विलीन भी कर दूं और धुएं के बादलों में लापता भी हो जाऊं, तब भी मुझे वहाँ तुम्हारा ही सहारा है। तब भी वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसी जगह में भी अपनी प्रिया का ही सहारा है। वही मुझे इस अंधकार में विलीन होने से बचाएगी, वही मुझे धुएं में लापता होने से बचाएगी, क्योंकि उन्हें हर जगह अपनी प्रिया की उपस्थिति का अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि वह जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो उसकी प्रिया के कारण ही कर रहे हैं, उनकी प्रिया ही उनकी प्रेरणा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कवि कह रहे हैं कि जो कुछ भी उनका है, कवि का है, या कवि को ऐसा लग रहा है कि यह सब कुछ मेरा है या यह मेरा हो सकता है, वह सब का सारा उनकी प्रिया के ही कार्यों के कारण है। यदि उनकी प्रिया उनके साथ नहीं होती तो उनका तो अस्तित्व ही नहीं था, उनका कोई महत्व ही नहीं था। इसलिए वो कह रहे हैं कि यह सब मेरी प्रिया के ही कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया था, वर्तमान में उनके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी वो भविष्य में प्राप्त करेंगे, वह सब उन्हें खुशी खुशी स्वीकार्य है। क्यों स्वीकार्य है? क्योंकि उनसे जुड़ी सभी स्थितियाँ, कवि से जुड़े सभी यथार्थ कवि की प्रिया को प्यारे हैं और उनकी प्रिया की संवेदनाएं उनसे जुड़ी है। इसलिए कवि को अपनी प्रिया की संवेदनाओं से जुड़ी हुई हर चीज़ें प्यारी हैं, प्रिय है। बच्चों, सहर्ष स्वीकारा है कविता आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें साहित्यिक खड़ी बोली के साथ तत्सम व उर्दू के शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कविता में जगह जगह अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिसने कविता की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। कवि अपनी प्रिय के प्रति इतना समर्पित, निष्ठावान एवं मुग्ध है कि वह उसके उपकार या कृतज्ञता के क्षेत्र से दूर जाने के बावजूद स्वयं को उसके प्रति कृतज्ञ मानता है। यहाँ पर कवि की अपनी प्रिया के प्रति प्रेम में अनन्य गहराई अभिव्यक्त हुई है। कवि का प्रिय अज्ञात होने के बावजूद भी कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माता एवं प्रेरक है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखें। धन्यवाद बच्चों।